तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारा हक है। कोई प्यार से तुम्हारी बात समझता है तो ठीक है, नहीं तो बाहर निकलो, वॉकआउट। आज एक भयावह स्थिति सामने आई है कि 40% युवा ग्रेजुएट्स भारत के बेरोजगार हैं। आपके पास अगर अच्छे काम के लिए वैकेंसी है तो लोग नहीं मिलेंगे, और जब आप खिड़की से बाहर झांक के देखेंगे तो वहाँ बेरोजगारों की फौज खड़ी है। मुझे ये बात बहुत ऑड लग रही है कि मैं 5 साल बेरोजगार बैठूं। जैसे महिलाएं भी है तो वो खुद चुन रही है ये तो अनएम्प्लॉयड रहना। ये बात आप उस लड़की से बोलना चाहते हो तो उनसे भी बोलो ना कि तुम्हारे पास भी चॉइस थी, तुमने उस लड़की को किचन में क्यों कैद किया। या ये सवाल बस उस लड़की से ही पूछोगी। गर्ल्स जो एम्प्लॉयमेंट कर भी रही है ना, वो बहुत लिमिटेड एरियाज में कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत कम सैलरी पैकेजेस पे भी काम कर रही है। अब चलिए बात छिड़ी है तो बता देता हूँ। आपकी संस्था का एक नियम है कि लड़कियों को ज्यादा सैलरी दो लड़कों से। जब लड़कियों की वॉकिंग की बात आए तो लड़कियां वहाँ पे सबसे पहले अपना स्टैंड लूज कर देती है जब उनकी शादी होती है। तो वो एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपके सामने रिलीजियस या रोमांटिक टर्म्स में प्रस्तुत किया जाता है। काहे के लिए इतना बहक जाना? कौन से हार्मोन्स हैं जो इतना सर चढ़ के बोलते हैं? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, भी हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक पेपर पब्लिश हुआ है। उसमें उसका नाम है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया। उसमें ये पता चला है आचार्य जी, एक भयावह स्थिति सामने आई है कि 40% युवा ग्रेजुएट्स भारत के बेरोजगार हैं, और इसे कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 7% क्लब की संकट है। ये इसे कह रहे हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति या फिर कोई युवा जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद 1 साल के भीतर सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जिन्हें सुरक्षित नौकरी मिलती है। ओके। और 93% जो हैं वो या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए धीरे धीरे अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और या तो फिर गिग वर्कर्स बन जा रहे हैं या फिर गिग इकोनॉमी में जाके पिस जा रहे हैं। तो आचार्य जी, ये कैसी स्थिति है भारत की शिक्षा व्यवस्था की? बहुत सारी आईआईटीज़ भी जो नई बनी हैं, मेरे पास कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि 20-30% वहाँ से भी ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड ही निकल रहे हैं, शायद ज़्यादा भी। तो ये संभव है कि 40% तो वो हैं जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया होगा फॉर्म पे कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, और बाकी जो होता है उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। माने कि उन्होंने किसी वजह से या शायद बदनामी के डर से ये कबूला भी नहीं कि हम बेरोज़गार हैं, उन्होंने कह दिया नहीं हमारे पास रोज़गार है। और रोज़गार क्या होता है कि बाप की दुकान पे जाके बैठ गए, जबकि वहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। या गांव में अपनी ज़मीन है जिस पर काम करने के लिए 2 भाई पहले ही मौजूद थे, पर अब तीसरा बेरोज़गार है तो तीसरा भी वहाँ पहुँच गया कि चलो मैं भी इसी खेत में काम करूँगा। ये सब है, इसको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही बोल सकते हैं। तो ये भी होता है, इसको जोड़ देंगे तो 40% बढ़ के 50-60% हो जाएगा, और पता नहीं कितना हो जाएगा। ये तो है ही। हाँ, अंडर 25, so that may mean even more than 1 year after graduation, right? That sounds more credible. हमारी शिक्षा है, मतलब वो आपको, अगर बात सिर्फ एम्प्लॉयमेंट माने आजीविका की है, लाइवलीहुड की है, तो हमारी एजुकेशन ऐसी तो नहीं है कि वो आपको तैयार कर रही है कि आप ग्रेजुएशन करते ही किसी फील्ड में कंस्ट्रक्टिवली एम्प्लॉय हो पाएँ। तो वो तो ऐसी है ही नहीं, तो इसमें ताज्जुब तो होना भी नहीं चाहिए ना। और यही नहीं कि प्रोफेशनल एजुकेशन वालों की तो लग जाती होगी जॉब, ऐसा भी नहीं है। बीए, बीएससी या बीकॉम जो ऐसी डिग्रीज़ हैं जो कि सीधे एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड नहीं हैं, वहाँ तो फिर भी आप कह सकते हो कि ये वैसे भी वोकेशनल डिग्रीज़ नहीं थी। लेकिन जो व्यावसायिक डिग्रियां हैं, वोकेशनल, प्रोफेशनल, वहाँ से भी जो निकलते हैं उनको ऐसा कुछ शिक्षा से मिलता नहीं है कि उनकी तुरंत नौकरी लग जाए। बीबीए, एमबीए, बीटेक, यहाँ तक कि डॉक्टर भी, वकील, ये लोग भी घूम रहे होते हैं ऐसे ही।
इंजीनियर्स भी 40% से नीचे नहीं होंगे, ऊपर भी हो सकते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है वो उसमें आत्मज्ञान वगैरह तो दूर की बात है, उसकी तो हम अभी चर्चा ही नहीं छेड़ रहे। उसमें सांसारिक ज्ञान भी नहीं है ना। आपको जो बताया जा रहा है, एक आम ग्रेजुएट जो निकलता है उसका क्या करोगे? उसे कुछ नहीं आता। उसका फिर यही कर सकते हो कि उसका रुख रवैया एटीट्यूड ठीक है तो उसको ले लो और उसको कई महीनों तक ट्रेनिंग वगैरह दो, तब वो किसी काम में लगने लायक होगा। यही है। इसलिए तो शायद थोड़ा सा डिस्पैरिटी है डेटा में कि 25 to 29 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% है। हाँ, तो आगे आगे कम होगा ना, क्योंकि धीरे धीरे नौकरियां लगती जाती हैं ना। एक तरह से एक क्यू है। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद आप एक कतार में लग जाते हो, ठीक है। उस कतार में लगे 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 4 साल बाद आपकी नौकरी लग जाती है ऑन एन एवरेज। कुछ इस तरह का हो रहा है, 4 साल 6 साल जितने भी साल लगने हैं। शायद अपस्किलिंग हो जाती है थोड़ी सी। थोड़ी आपकी अपस्केलिंग भी हो जाती है, या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो 4-6 साल लगा के आप घुस जाते हो अंदर। ये फ्रेश रिपोर्ट है, मार्च में ही आई है, ये जो बोल रहे हैं। तो बेसिकली जो मेन पार्ट है वो ये बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रोज फ्रॉम 35% इन 1983 टू 39.3% इन 2023. तो बेसिकली इट इज सेइंग दैट इट इज ओनली इंक्रीजिंग. It is only increasing. And the main point that it is making is that less than 7% of male Indian graduates manage to find a permanent salaried job within a year, with the proportion being an even lower 3.7% when it comes to white-collar job. And the same number for 12th standard is 4% of males and 1.5% for white-collar jobs. So that is what they are calling as the 7% club. इसमें ये है ना कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है। इसमें इन्होंने उसका दिया नहीं है, शायद वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। पर ये but, डेटा है। जैसे जैसे आप ज़्यादा एजुकेटेड होते जाते हो वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट कम है। ये रोचक बात है ना। ऐसा कैसे हो रहा है? कोई 8वीं पास है, 10वीं या 12वीं पास है, उसके अनएम्प्लॉयड होने की कम प्रोबेबिलिटी है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि वो तैयार हो जाता है काम करने के लिए, कम सैलरी पर भी तैयार हो जाता है। अब हम बड़ी अजीब हालत में हैं। शिक्षा इस लायक बना नहीं रही है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हो पाओ। भारत को आप एक सिस्टम मानो, इस सिस्टम में ऐसे लोग निकल नहीं रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे तो जो आगे से लोग निकल रहे हैं, माने पीछे के सालों में, उनको जॉब कौन देगा? और मंशा सबकी यही है कि हमें कोई दूसरा आकर के जॉब दे दे। जब सबकी मंशा यही है कि कोई दूसरा आकर जॉब दे दे तो जॉब्स पैदा कौन करेगा? जॉब्स जनरेट कौन करेगा? आप बात समझ रहे हो? जब कोई, और आपके पास ऐसा रुख ही नहीं है, आपके पास ऐसे ख्याल ही नहीं है कि जिंदगी में कुछ नया करा भी जा सकता है। तो हर आदमी बस नौकरी मांग रहा है कि मुझे भी नौकरी दे दो, मुझे भी नौकरी दे दो। और जिनसे नौकरी मांग रहा है वो वही लोग हैं जो अपने ज़माने में खुद भी नौकरी मांग रहे थे। तो नौकरियां पैदा कौन करेगा? नौकरियां पैदा कौन करेगा? ये जो लोक धार्मिक कल्चर है ना, वो ज़बरदस्त तरीके से रिस्क एवर्स होता है। उसमें ये नहीं शामिल होता है कि जाओ खतरे उठाओ और परंपरा से हट करके कुछ नया करके दिखाओ। बाप की इज्जत चली जाएगी अगर लड़का जा करके एक छोटी दुकान खोल लेगा। बाप की इज्जत नहीं जाती है अगर लड़का 10 साल भी घर पर बैठ करके सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। लड़की वाले लड़के को लड़की नहीं देंगे, उन्हें पता चला कि ये तो कोई नया छोटा सा बिजनेस चला रहा है या जा करके कहीं छोटी दुकान पर बैठ गया है। लेकिन उनको बता दो कि लड़का अभी 6 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो एकदम खुश हो जाएंगे। कंपटीशन, हाँ ठीक है इसको।
तो हर तरीके का इंसेंटिव है बेरोजगार रहने के लिए। आप बेरोजगार हो, आपको घर में इज्जत मिल सकती है, बस आपको ये बोलना है। लेकिन अगर आपने स्वेच्छा से, खुददारी से, कर्मठता से अपने लिए कोई काम शुरू कर दिया तो उसमें इज्जत नहीं है। इज्जत भी नहीं है और भी समस्याएं आती हैं, फाइनेंसिंग भी नहीं है। हम बड़ी फंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वीसी वाली जो माइक्रो फाइनेंसिंग होती है, जो एक छोटी सी दुकान के लिए चाहिए होती है, भारत में उसकी उपलब्धता बड़ी गड़बड़ है। तो आपको फिर अगर पैसा भी उठाना है तो आपको अपने चाचा ताऊ या दोस्तों से पैसा उठाना पड़ता है, और वहाँ फिर आपकी इज्जत जाती है कि पहली बात तो बेरोज़गार हो, और दूसरी बात अब जो दुकान खोलने निकले हो उसके लिए बाप जी से ही पैसे ले रहे हो, और जिससे पैसे लोगे फिर उसको लीवरेज भी मिल जाती है। वो कहता है मेरे ही पैसे से चला रहा है, चल दब के रहे। बैंक से अगर इस तरह का ऋण मिलता होता तो बैंक नहीं आता दबाने के लिए, पर वही पैसा जब रिश्तेदारों से उठाते हो तो वो फिर साइकोलॉजिकली भी आप पर चढ़ के रहते हैं। तो यही स्थिति है। इस स्थिति के विरुद्ध कर सकते हो तो करो। पहली चीज़ जो करी जा सकती है और ज़्यादा आसानी से करी जा सकती है वो तो यही है, एटीट्यूडिनल चेंज। जो इंसान कम डरेगा वो दूसरों से मिलने वाली इज्जत की परवाह भी कम करेगा। वो कहेगा कि मुझे ये बात बहुत ऑड लग रही है कि मैं 5 साल बेरोजगार बैठूं, वो भी अपनी जवानी के शीर्ष सालों में। कुछ तो करता हूं, कहीं से तो शुरुआत करूं। हम एक अजीब हालत में हैं। आपके पास अगर अच्छे काम के लिए वैकेंसी है तो लोग नहीं मिलेंगे, और जब आप खिड़की से बाहर झांक के देखेंगे तो वहाँ बेरोजगारों की फौज खड़ी है। ये अजीब मिसमैच है। आप नौकरी देना चाहते हो तो उसके लिए काबिल लोग नहीं मिलते, और दूसरी ओर एक बहुत बड़ी फौज है जो कह रही है कि हमें नौकरी दे दो, हमें नौकरी दे दो। समस्या सिस्टमिक तो है ही, एटीट्यूडिनल ज़्यादा है। एटीट्यूडिनल ना होती तो कम पढ़े लिखों में बेरोजगारी कम ना पाई जाती। कम पढ़े लिखे लोगों को सिस्टम से कोई बहुत लाभ तो हुआ नहीं है ना, वो तो सिस्टम के लाभार्थी हैं ही नहीं, ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाए, पर वो फिर भी कुछ करने निकल जाते हैं और कई बार अच्छा कमाते हैं। ये जो पढ़ी लिखी जमात होती है, इसके ऊपर आता है लोक संस्कृति को ढोने का उत्तरदायित्व कि अपना शर्मा जी का लड़का अब ग्रेजुएशन कर गया है, अब ये खानदानी इज्जत को आगे बढ़ाएगा। जितने भी काम है ना जो नवीनता मांगते हैं, आप देखोगे भारत में तो वो काम वो लोग कर रहे हैं जो लोक संस्कृति के दायरे के बाहर के हैं। आज समझ में आ रही है? संस्कृति बस वही नहीं चीज है जो आपकी पर्सनल लाइफ खराब करती है। संस्कृति अगर गड़बड़ हो गई है तो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बर्बाद कर देती है। वो आपको दायरे सिखा देती है, वो आपको ग्रूव्स और पैटर्न्स सिखा देती है। इसी पर चलो, इसी पर चलो, इसी पर चलो। बहुत सारा लोक धर्म यही तो है कि बाहर एक बहुत बड़ी ताकत है, बाहर एक बहुत बड़ी ताकत है, और तुम्हें बस ये करना है कि उस ताकत के आगे सर झुका दो, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये मेटाफिजिक्स है लोक धर्म की। एक बहुत बड़ी ताकत है बाहर, और तुम्हें बस उस ताकत के पीछे पीछे चलना है और उसको कहना है जी हुजूर, जी हुजूर। यही है ना, ये मेटाफिजिक्स है। और यही मेटाफिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड में सरकारी नौकरी की चाहत बनकर आती है। अब वो बहुत बड़ी ताकत क्या है? सरकार। तो मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। जैसे अपने मेटाफिजिकल वर्ल्ड में मैं चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा बॉस है मैं उसकी चाकरी करूं, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये फिजिकल व्यवहारिक जगत है, इसमें मैं चाहता हूं मैं जो एक बड़ा बॉस है, बड़ा बॉस कौन है? गवर्नमेंट।
मैंने बड़े बॉस को पकड़ लिया और अब मैं कहूँगा तो पता है ना मैं किसका बंदा हूँ, मैं सरकारी बंदा हूँ, सरकारी बंदे से पंगे नहीं लेते। ठीक वैसे जैसे वो फिर जाकर वो बोलेगा तो पता है ना मैं किसका भक्त हूँ। जब तक ये बात नहीं बदलोगे कि ताकत का स्रोत तुमसे बाहर कहीं नहीं है, तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हें चुनना है बस, जब तक ये बात नहीं पकड़ोगे तब तक जिंदगी के हर क्षेत्र में ठोकर पड़ेगी, पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल, मेटाफिजिकल, सब में। लोक संस्कृति ने जो सबसे बड़ा नाश करा है वो यही तो है, इंसान को बोल दिया है बंदे तेरी तकदीर कोई और लिख रहा है बैठ करके, और तुझे क्या करना है, जाकर उसकी हाजिरी लगा, उसकी तारीफें कर, गिड़गिड़ा, और फिर वो तुझ पर कुछ रहम करम करेगा। तो वही चीज एटीट्यूड में घुस गई है और हम बहुत ओबीडियंट स्लेव्स बन गए हैं। हमें कोई ना कोई मास्टर चाहिए होता है हर समय। अब सरकार से बढ़िया क्या मास्टर मिलेगा, तो इसीलिए पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। इसमें है वो इनवर्स रिलेशनशिप, तो इट्स रफली 9 times। तो अनएम्प्लॉयड की अनएजुकेटेड की अनएम्प्लॉयमेंट कंपेयर्ड टू अ ग्रेजुएट इज 9 times मोर लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड। तो लेस भाई लोगों एजुकेटेड। नौकरी चाहिए हो, अपने बच्चों का भला चाहते हो तो उन्हें पढ़ाना लिखाना मत। आंकड़े तो यही बोल रहे हैं, अ ग्रेजुएट इज 9 times मोर लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि शर्मा जी का बेटा है, उसके ऊपर खानदान की इज्जत का दारोमदार है, तो वो छोटी नौकरी कैसे कर सकता है? और यही कोई छोटे गांव में साधारण वर्ग का कोई लड़का हो, हाँ, गरीब हो, दलित हो, जनजातीय हो, उनको इज्जत का भार ढोना ही नहीं। इस तरह से वो स्वतंत्र हैं, तो उनको ये सब नहीं करना है कि, और वो बैठ भी नहीं सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। शर्मा जी के पास तो पुश्तैनी जायदाद है जिसको वो अनएम्प्लॉयड बैठा लड़का खा रहा है। गरीब घरों में ऐसी पुश्तैनी जायदाद होती भी नहीं है। तो अगर उसने 8वीं 10वीं कर ली है तो अब वो ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं घर पर बेरोजगार बैठा हूँ। वो खुद ही बाहर निकलेगा, अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढ करके लग जाएगा, और हो सकता है उस काम धंधे में काफ़ी आगे भी बढ़ जाए। इसका अगर ये जो आपने बताया, अगर इसका कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल पाए तो मज़ा आ जाएगा। और बिल्कुल उसमें मुझे पूरी उम्मीद है वही निकलेगा जो कह रहा हूँ। ये जितनी भी प्रिविलेज्ड कास्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इन्हीं में मिलेगा, क्योंकि वहाँ क्या है, प्रिविलेज। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। इससे बड़ी कोई प्रिविलेज होती है? घर पे बैठ करके मैं माँ के हाथ के पराठे खाता हूँ। और इतना ही नहीं है, मैं और बताता हूँ। छोटे शहरों में अभी भी ये होता है, वो घर पर बैठा है, बेरोजगार है, 30 साल का करा दिया, वो शादी हो गई उसकी, और बेरोजगार है, और बच्चे भी हो गए, और बिल्कुल घर वाले उसको बहुत प्रसन्नता से पाल रहे हैं। ये सब होता है, और डूब नहीं मर रहा ये। मतलब न जाने कैसे इसका पौरुष इतना जग गया कि इसने संतान पैदा भी कर ली। कैसे? तू बेरोजगार है, तेरी कोई हस्ती नहीं, तू किसी के टुकड़ों पे पल रहा है, पर बच्चा पैदा करने को तू कूद पड़ा। ये करा कैसे तूने? कर लेते हैं। कास्ट वाइज भी इन्वर्स है। जनरल कैटेगरी इज 3.4% एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST 1.9%, OBC 3.1% एंड शेड्यूल्ड कास्ट 3.3%। ठीक है, पूरा सीधे सबसे पहले जनरल कैटेगरी सबसे ज़्यादा, उससे कम OBC, और उससे कम SCs STs। क्योंकि बात रवैये की है, रवैये की। जिसको काम करना है वो कर रहा है, और जो प्रिविलेज्ड बन के बैठा हुआ है कि साहब हमें तो
सरकारी नौकरी करनी है, उसको 10 साल माँ बाप घर में बैठाए हुए हैं, पाल रहे हैं प्यार से और पोते खिला रहे हैं। इसका जेंडर वाइज करो और मजा आएगा। जेंडर में बस एक नया वेरिएबल आ जाता है, प्रेगनेंसी। उसके कारण सारे आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप देख रहे हो ना कि आपकी जिंदगी आपकी नहीं होती है। आप किस जाति में, किस लिंग में, किस आर्थिक वर्ग में पैदा हुए हो, सब चीजें उसी से तो चल रही हैं, सब उसी से हो रहा है। और फिर हम कहते हैं कि माई लाइफ माई चॉइस, दिस दैट। Employment rate for men is 77.6% or LFPR, which is labor force participation for female, is 32.7%. वो एक्टिव है, वो किचन में एक्टिव है। और बताइए, आप लोगों को लगता कैसे, मतलब मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ, और खासकर उनसे समझना चाहता हूँ जो अभी घुसी नहीं है किचन में, जब आपको बताया जाता है कि आपकी आगे की जिंदगी का आपका सबसे बड़ा दायित्व तो होगा कढ़ाई और सरसों का तेल। मतलब हाउ एग्जैक्टली डज इट फील? हॉरिबल, हाँ? पर बनाओगी पूड़ी ही, हाँ? And then how do you manage to keep your intentions and behavior kind towards those who are planning that kind of future for you? जिनको तुम जानती हो कि यही वो लोग हैं जो मेरे लिए उस तरह के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके प्रति आप लोग इतनी सुशीला कैसे रह पाती हैं? चलो छोड़ो। बोलिए। आचार्य जी, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये वो खुद चुन रही है, जैसे महिलाएं भी है तो वो खुद चुन रही है ये तो अनएम्प्लॉयड रहना। और जैसे कि पहले वाला आंकड़ा जो था उसमें भी कि जो ग्रेजुएट्स है उसके बाद वाले लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, तो वो खुद। देखो थोड़ा फर्क है। जब शर्मा जी का बेटा अनएम्प्लॉयड होता है तो उससे कहा जाता है तू कुछ मत कर, दिन में बैठ के पढ़ाई कर, तू दिन भर बैठ के पढ़ाई कर और हम फंडिंग भी करेंगे, बता कितना पैसा चाहिए, कोचिंग का जाएगा, दिल्ली में रहेगा, उसका भी पैसा देंगे, किराया भी देंगे, सब देंगे। ठीक है, दिस इज टिपिकल मेल अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर आप एक 25-28 साल की लड़की को अनएम्प्लॉयड पा रहे हो तो कोई नहीं उसको बैठा करके खिला रहा है, ज़्यादा संभावना ये है कि वो अब दूसरों को पका पका के खिला रही है। हाँ, तो ये अंतर है। तो सर ये अंतर तो है, पर वो भी तो वो ही चुन रही है, और वो भी क्योंकि उसको कोई खिला रहा है इसलिए वो चुन रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि है तो अंततः चॉइस ही, लेकिन थोड़ा सा लिहाज ये भी कर लीजिए कि किस माहौल में, किन परिस्थितियों में वो चॉइस एक्सरसाइज करी जा रही है तो अंततः चॉइस ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो चॉइस किस माहौल में एक्सरसाइज करी गई, थोड़ा ये भी सोच लीजिए। और बिल्कुल उस लड़की से हम कह सकते हैं कि तेरे पास चॉइस थी, तूने क्यों माना। पर फिर अगर ये बात आप उस लड़की से बोलना चाहते हो तो उनसे भी बोलो ना कि तुम्हारे पास भी चॉइस थी, तुमने उस लड़की को किचन में क्यों कैद किया। या ये सवाल बस उस लड़की से ही पूछोगी? नहीं। नमस्ते आचार्य जी, अभी हम बात कर रहे थे कि मोर एंड मोर यूथ इज लाइक गोइंग टुवर्ड्स जॉब सीकर्स, मतलब हम जॉब सीकर्स हो गए हैं जॉब क्रिएटर्स की जगह। तो अभी मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो बिजनेस फैमिलीज़ हैं उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स आ रही हैं वो भी दे आर टर्निंग टुवर्ड्स जॉब सीकर्स, कि उनको भी लग रहा है कि बिजनेसेस में या तो लॉसेस की वजह से वो ख़राब हो गए हैं बिजनेसेस, या वो उतना उनको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं। तो वो, और रादर मैंने कई फैमिलीज़ में ऐसे देखा है कि पेरेंट्स खुद ही बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि बिजनेस में कुछ नहीं रखा, तुम अपना जॉब ही करो। प्रोफेशनली आप जिसको जॉब सीकिंग कह रही हैं, साइकोलॉजिकली वो सिक्योरिटी सीकिंग है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये मत कहिए वो जॉब सीकर हैं, कहिए वो सिक्योरिटी सीकर हैं। और उनके भीतर सिक्योरिटी की इतनी ख्वाहिश ना रहे, ये काम शिक्षा का है, मास बेस्ड एजुकेशन ऑफ द सेल्फ। वो नहीं रहेगी तो ये जो जवान लड़का लड़की खड़ा होगा ये कहेगा एक ही चीज़ चाहिए, सिक्योरिटी। हो सकता है कि वो एंटरप्रेन्योर भी बन जाए,
पर वो काम फिर किसी ऐसे ही क्षेत्र में शुरू करेगा जिसमें सिक्योरिटी है। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, अभी हम गर्ल्स की देख रहे थे एम्प्लॉयमेंट की, वो कितना काम कर रही है नहीं, तो उसमें वो काम तो कर रही है, बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, जो हमारे पास रिज्यूम में आते हैं, गर्ल्स जो एम्प्लॉयमेंट कर भी रही है ना, वो बहुत लिमिटेड एरियाज़ में कर रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कम सैलरी पैकेजेस पे भी काम कर रही हैं। अब उन्हें काम करने की परमिशन मिल जाती है कि नियर बाय कर लो या इतने टाइम के लिए कर लो, तो जो उनकी एफिशिएंसी है वो उस पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, या जहाँ भी जॉब मिल जाए कन्वीनियंटली येस करके कर लेती हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ एक चॉइस होती है, इसीलिए उन्होंने जो बात बोली थी अभी जगी हुई है। उन्होंने जो बात बोली थी वो बात अपनी जगह थी तो बिल्कुल सही, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ होती तो चॉइस ही है। बट दिस मोस्टली शी थिंक्स कि अगर नहीं करी तो जॉब करने को ही नहीं मिलेगी। ये थिंकिंग because- विंकिंग कुछ आपको पता है ना, ईगो क्या करती है थॉट के साथ? थॉट का सहारा लेके वो खुद को डिफेंड करती है। ऐसा नहीं कि उनके थॉट में प्रॉब्लम है, थॉट बेचारा तो इंस्ट्रूमेंट होता है, ईगो थॉट को जैसे चाहती है वैसे चलाती है। ठीक है, तो ये जो लड़की भी है, जब इसने खुद ही ये तय कर रखा है, इसने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है कि मुझे लोक संस्कृति लोक धर्म ने यही सिखाया है कि तुम्हारे जीवन की पूर्णता तो आइडियल वाइफ और आइडियल मदर बनने में है, तो वो जॉब को महत्व क्यों देगी? बहुत सारी कंपनीज हैं जो एंट्री लेवल रोल्स में तो फिर भी लड़कियों को ले लेती हैं, सीनियर रोल्स में उन्हें नहीं रखना चाहती। और पूछो, पब्लिकली नहीं बताएंगे पर प्राइवेटली उन एम्प्लॉयर्स से आगे पूछो तो कहेंगे कारण सीधा है, उसकी प्रायोरिटीज़ दूसरी हैं। वो किसी भी दिन कह देगी कि मैं शादी करने जा रही हूँ या मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मैं काम नहीं कर सकती। उसकी प्रायोरिटी ही दूसरी है। हम उसे सीनियर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो कंपनी गिरा देगी वो। और कोई भी कंपनी इतना आश्वासन चाहती है कि आप जो काम कर रहे हो एज एन एम्प्लॉई, एज अ पार्टनर इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो काम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। अगर लड़की यही बोलती रहेगी कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो बच्चा है, तो कोई भी एम्प्लॉयर नहीं कहेगा कि इसको सीनियर रोल दो। कहेंगे ठीक है, इसको एडहॉक, टेम्परेरी या फ्रिंज या एंट्री लेवल रोल्स में रख लो, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी मत देना। जिम्मेदारी दोगे किसी भी दिन भागेगी और सब गिरा देगी। ये थिंकिंग डिबेटेबल है। हम इस पर बहस कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, एथिकल सोच रहे हैं, अनएथिकल सोच रहे हैं, हम इस पर बहस कर सकते हैं। पर ये बात निर्विवाद है कि ऐसी सोच है, और ऐसी सोच जब एम्प्लॉयर की है तो फिर उससे महिलाओं के करियर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और कोई भी एम्प्लॉयर कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहता जिसमें उसको घाटा हो। उसने अपने कमर्शियल लाभ के लिए ही अपनी कंपनी शुरू करी है, उसका और कोई चैरिटी का या कुछ और का तो इरादा नहीं था। उसने तो इसलिए करा था कि प्रॉफिट बनेगा, रोकड़ा आएगा। अब अगर वो एक लड़की को हायर करता है और उसको पता है कि ये आ करके कंपनी का किसी दिन नुकसान करा सकती है, तो फिर वो कहता है भाई मैं साधु संत नहीं हूँ, मैंने प्रॉफिट के लिए कंपनी चालू करी है, इसको एंट्री लेवल रोल में रखो, फ्रेशर अपना काम करती रहेगी। वो कमिटमेंट आता नहीं है। एज एन एम्प्लॉयर भी मैंने फेस किया है कि जब गर्ल्स आती हैं तो उनके सीटीसी के साथ ना बहुत बार्गेन कर लेते हैं एज कम्पेयर एज मेल। हाँ, क्योंकि उनकी प्राइमरी सैलरी पति से आ रही होती है, पिता से आ रही होती है, तो इसीलिए उनको एक्सप्लॉइट करना भी एम्प्लॉयर के लिए बहुत आसान होता है। ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स किसी न किसी तरीके से महिलाओं को कम सैलरी देते हैं और महिलाएं मान भी जाती हैं, आसानी से मान जाती हैं। अब चलिए बात छिड़ी है तो बता देता हूँ। आपकी संस्था का एक नियम है कि लड़कियों को ज़्यादा सैलरी दो लड़कों से। और कारण उसका बहुत सीधा है। यहाँ ज़्यादातर जो लड़कियाँ आई हैं वो बाहर के शहरों से आई हैं। हम नहीं चाहते कि पैसे की कमी के कारण ऐसा एकोमोडेशन लेना पड़े जहाँ सेफ्टी रिस्क आ जाए। हम नहीं चाहते पैसे की कमी के कारण किसी ऐसी जगह जा कर के चाय कॉफ़ी के लिए या खाने के लिए बैठना पड़े जहाँ पर गलत तरीके के एलिमेंट्स घूमते हैं। तो हम कहते हैं थोड़ी सैलरी ज़्यादा ही कर दो, क्योंकि लड़का है, रात में सेशन ख़त्म होगा, वो
वो जो बाइक वाला होता है रैपिडो, उससे भी चला जाएगा। पर लड़की को हम रैपिडो पे बैठा करके रात में नहीं भेजेंगे, और अगर वो कैब से जा रही है तो उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे, उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ा करके रखो। लेकिन ये एक्सेप्शन है। ज़्यादातर जगहों पर लड़कियां खुद ही मान जाती हैं, हाँ कम पैसे दे दो ना, वैसे भी मेन सैलरी तो कहीं और से आनी है ना। इररिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ही जीवन के प्रति इररिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ यहाँ आए हैं ठीक है, मतलब बहुत बार आप देखोगे उसी रोल में जो लड़का होगा वो जूझता हुआ दिखाई दे रहा होगा, वो मेहनत कर रहा है, उसकी गरीबी दिख रही है, उसका पसीना दिख रहा है, और उसी रोल में कई बार एक, हमेशा नहीं होता, मुझे दोष मत देने लग जाना, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, कुछ इंस्टेंसेस बता रहा हूँ। उसी रोल में कई बार लड़की होगी, वो सजी धजी आ रही है, उसके चेहरे पे कोई फिक्र ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो कैरियर बनाने के लिए वहाँ आ ही नहीं रही है। वो यहाँ क्या करने आ रही है? कुछ दिनों के लिए आ रही है, घर से बाहर निकलने को मिल जाता है, आउटिंग हो जाती है तो चली जाती हूँ, मुझे कोई बहुत टेंशन नहीं लेनी है, शाम के 5 या 6 बजेंगे नहीं कि मैं उठ करके चल दूंगी। She likes to say as a working woman, सिर्फ इतना ही हाँ, और दिखाने कहने में। को मिलेगा ना मैं वर्किंग वुमन हूँ, उससे घर में भी धौंस रहती है कि तुम सब तो ये तुम सब गंवार हो, हाउसवाइफ्स हो। मैं वर्किंग वुमन हूँ, मैं रोज़ ऐसे यहाँ पे पर्स डाल के बाहर निकल जाती हूँ जॉब करने। किसी दिन कोई बोल तो रहा था, कम्युनिटी से ही था, बोल रहा था कि जितना ये बाहर जाके कमाती हैं उससे ज़्यादा बेबी की डे केयर में लग जाता है। उन्हें एक बच्चा है, ये बाहर जा कर के कमा के लाती हैं कुल 8-10 हज़ार रुपया, और उससे ज़्यादा लग जाता है इनके टैक्सी से जाने में, वापस आने में, और बच्चे को डे केयर में रखने में। तो कुल मिला के इनका जॉब करना घर के लिए घाटे का सौदा है। ये क्या है? ये अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इससे ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि आप स्वावलंबी होना चाहती हैं, इससे बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि आप में आत्मसम्मान है। इससे ये पता चल रहा है कि आपने जॉब जैसी सीरियस चीज़ को भी खिलवाड़ बना लिया है, और जो स्वावलंबन जैसी, आर्थिक स्वनिर्भरता जैसी महत्वपूर्ण चीज़ को भी खिलवाड़ बना लेगा, फिर उसको आर्थिक गुलामी झेलनी पड़ेगी आगे। एक फॉलोअप पूछो आचार्य जी इसी में, बट अगर किसी की अभी स्टार्टिंग है और उसकी सैलरी कम है, जैसे अभी आपने कहा, बट खर्चा ज़्यादा है, बट उसे बाहर जाकर कुछ सीखने को मिल रहा है, दैट इज़ अ न्यू जर्नी फॉर हर, तो देन शी कैन डू इट। वो बात तो फिर लड़के पर भी लागू होती है। कुछ समय के लिए किसी से उधार ले लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर याद रखिए कि किसी और से लिया है। भीतर ये एहसास बने रहना चाहिए, और इस एहसास की पिंच, इस एहसास का तंज भी लगातार बना रहना चाहिए कि अभी मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मैं अपने पैसे से नहीं, किसी और से लेकर के उधार में। और ऐसा एक टेम्परेरी ही होना चाहिए अरेंजमेंट। ये नहीं कह सकते आप कि 5 साल तक हम उधार पे चलेंगे। 6 महीने, साल भर के लिए समझ में आता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक बच गया आखिरी सवाल, हाँ लास्ट वन। आचार्य जी, जी प्रणाम आचार्य जी। जी। और मेरा क्वेश्चन, मतलब मैंने ज़्यादा फेमिनिज्म तो नहीं पढ़ा है, 4-5 किताबें पढ़ी है, मेरी वुल्फस्टोनक्राफ्ट, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन दे बुआ। जहाँ तक मेरी समझ है इस चीज़ को लेकर के, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो, जब लड़कियों की वॉकिंग की बात आए तो लड़कियां वहाँ पे अपना सबसे पहले अपना स्टैंड लूज़ कर देती है जब उनकी शादी होती है। तो शादी होने के बाद कपल ऑफ ईयर्स दे विल वर्क, उसके बाद जब बेबी करने का टाइम आता है एंड दे बिकम अ मदर, तो वहाँ पे मैंने हार्डली ऑब्जर्व करा है कि दो जो वर्किंग पेरेंट्स है, लड़का लड़की दोनों, उसमें लड़कियों को ही हमेशा सैक्रिफाइस करना पड़ता है जॉब के टर्म्स पे। और इवन दो इफ़ दे वांट टू रिटर्न बैक टू देयर जॉब, वापस से जब आना भी चाहती है, तो वो बस एक ही चीज़ बोलते रहती है कि मुझे मदरली गिल्ट फील होता है कि मैं काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे घर पे हैं। तो मैं आई डोंट थिंक कि लड़कियों को हेल्प, मतलब हमें उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए रादर देन हेल्पिंग देम। तो यहाँ पे लड़कों का क्या काम है, जो हस्बैंड है उनको किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए अपनी वाइफ को? बिकॉज मैंने हार्डली देखा है कि कोई लड़का बोल रहा है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ बच्चों का ध्यान रखने के लिए, आप कंटिन्यू करो। There can be no moral obligation. This is a deal, and deals don't operate on morality. They operate on profitability. The woman has to
सी द डील फॉर वॉट इट रियली इज। एक तो समस्या ये कि जो रिश्ता प्यार का होना चाहिए था उसमें करी डील, ये पहली समस्या। और ये दोनों ओर से हुई है डील, लड़के लड़की दोनों की ओर से हुई है। पहली समस्या ये कि जिसको आप विवाह कहते हो वो प्रेम नहीं है, डील है। और उससे ज़्यादा बड़ी समस्या ये कि कम से कम लड़की को तो एकदम ही नहीं पता होता कि इस डील के क्लॉजेस क्या हैं। उसके बाद अब वो कहती है कि नहीं बट यू शुड हेल्प मी। वो कुछ जवाब नहीं देगा, वो बस ये कहेगा बेबी दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द डील, बस ये बोलेगा। इसमें आप मोरालिटी से कहें कि लड़के को सद्व्यवहार आना चाहिए, द मैन शुड बिहेव हिमसेल्फ बेटर ऑन एथिकल ग्राउंड्स, देन यू आर मिसिंग द पॉइंट। डील्स कमर्शियल होती हैं, एथिकल या अनएथिकल नहीं होती। आप भूखी हो सकती हैं, मैं आपसे डील करूं, आप भूखी हैं, मुझे दिख रहा है आपके पास खाना है, मैं आपसे डील करूं, मैं आपको 500 रुपये दूंगा, मुझे अपना खाना दे दो। ये एक परफेक्टली वैलिड डील है इन द कमर्शियल डोमेन। अनएथिकल हो सकती है, अनएथिकल हो सकती है, इल्लीगल नहीं है। इल्लीगल नहीं है ना, तो आपने डील क्यों साइन करी? ये डील आपने क्यों साइन करी? सोशल कंडीशनिंग जो मोस्टली तो होता बस है। हो गया ना। जो भी चल रहा है उसको रोकने का एक ही तरीका है, डोंट साइन द डील, एटलीस्ट नॉट बिफोर यू हैव स्टडीड द क्लॉजेस वेल। इतनी फैंटेसी में रहती हैं लड़कियां, इतनी रूमानी फैंटेसीज में रहती हैं कि डील में लिखा क्या है, खासकर जो फाइन प्रिंट है उसको पढ़ने का तो कष्ट ही नहीं उठाना है। बस ऐसा लगता है आ गया वो क्या बोलते हैं उसे, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, सफेद घोड़े पर बैठा मेरा राजकुमार आ गया। और वो सर अरेंज मैरिज में तो और भी नहीं देखती। अरेंज्ड मैरिज में डील क्या है उन्हें अपनी माँ को देख के नहीं समझ में आता। इग्नोर कर रही होती है ना। इग्नोर नहीं कर रही होती हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द वेरी नेचर ऑफ द डील। उस डील को समझिए, वो एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपके सामने रिलीजियस या रोमांटिक टर्म्स में प्रस्तुत किया जाता है। मैं ये कहते हुए कोई खुशी नहीं अनुभव कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट ना हो, मैं तो चाहता हूं कि वो प्रेम का रिश्ता हो, पर वो नहीं है। उसमें खुलेआम सौदेबाजी है, और वो सौदेबाजी सिर्फ दहेज या जमीन तक सीमित नहीं होती, वो सौदेबाजी पूरी जिंदगी चलती है। और अगर सौदा हो ही रहा है तो इतनी तो अपने ऊपर कृपा करो कि सौदे की टर्म्स एंड कंडीशंस जान लो। आपको तो पता भी नहीं है कि व्हाट यू आर साइनिंग इनटू। उसके बाद मुझे बड़ा क्यूट लगता है जब महिलाएं आके बोलती हैं बट शुडंट ही हेल्प मी विद द डिशेस। लेडी, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द डील। नहीं, पर बेबीज की नैपीज चेंज करना सिर्फ मेरा काम क्यों है? बच्चा तो दोनों ने मिलकर पैदा किया था ना। हेलो, तुम्हें ये पहले नहीं पता था? और अगर नहीं पता था तो तुमने उससे पूछा था? तुमने पूछा था कि अगर हमारे बच्चे होंगे तो क्या तुम करोगे को पेरेंटिंग, क्या तुम करोगे उसकी नैपीज साफ? तुमने क्यों नहीं पूछा? तब इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अपने खिलाफ साजिश करनी थी। पता है कि अगर पूछ लेती तो बात खुल जाती हो, सीधे बोलता मर्द हूं मर्द, टट्टी साफ करना मेरा काम नहीं है, तू जनानी है, तू करेगी। और काहे के लिए लाया हूं लुगाई, टट्टियां साफ कर तू। तब पूछा नहीं, तब तो ये लगा क्या बाका हट्टा कट्टा बढ़िया है, क्या बढ़िया, आ गया सब आ गया। रोमांस। पता नहीं क्या ये जो होता है ना क्यूटनेस, लाल फूल गुलाबी चड्डियां, बिना बात के। और उसके बाद फिर रो रहे हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो टटियां साफ करवा रहा है।
काहे के लिए इतना बहक जाना? कौन से हार्मोन्स हैं जो इतना सर चढ़ के बोलते हैं? और आमतौर पे विवाह जब होता है तो लड़की लड़के से 2-4 साल छोटी ही होती है। वो तो फिर भी 25 का है, लड़की 20-21 की है। वो इतना एक्साइटेड हो गई है कि जल्दी से कुछ मिल ही जाए, सेक्स हो जाए, क्या हो जाए, पगलाई जा रही है कि जल्दी से शादी कर लूं। क्या है, ना नहीं बोला जाता। इंसान नहीं हो, जिंदगी नहीं देखनी अपनी। और आजकल तो पढ़ी लिखी भी होती हैं, अरेंज्ड मैरिज बोल रहे हो। अरे यार, जवान हो, एजुकेटेड हो, शरीर भी ठीक ठाक ही दिख रहा है, बीमार नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारा हक है। कोई प्यार से तुम्हारी बात समझता है तो ठीक है, नहीं तो बाहर निकलो, वॉकआउट। पर मैं ऐसे कह रहा हूं जैसे कि बेचारी की मजबूरी में अरेंज्ड मैरिज करा दी गई। मजबूरी, काश होती। मैंने भी बहुत दिनों तक सहानुभूति रखी, एकदम सिंपैथेटिक रहता था कि अरे बेचारी को जबरदस्ती पकड़ के। अभी क्या है, अब उदाहरण के लिए हमारी ऐप है, ठीक है, ऐप कर दी गई है फ्री। और फ्री ही नहीं कर दी गई, जो डाउनलोड है फ्री नहीं कर दिया, विज्ञापन देते हैं कि कर ले, फ्री में डाउनलोड कर ले। और जो फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं उनको कम्युनिटी की एक्सेस तक हम दे देते हैं, तुम फ्री में ही कर लो, चलो। और उसमें जो ये फ्री वाले होते हैं उनके नाम के आगे गिफ्ट लिखा होता है। उसमें महिलाओं के जो सवाल होते हैं आधे ज़्यादा सिर्फ यही होते हैं, मेरी शादी कब होगी, मेरा बेबी कब होगा। अब ये सवाल मजबूरी में तो नहीं पूछा गया, वो तो खुद ही कलप रही है, मेरा ब्याह करा दो, मेरा ब्याह करा दो। वो खुद ही पागल हुई जा रही है, मेरा ब्याह करा दो, बस करा दो किसी तरह ब्याह मेरा। तो मैं माने बैठा था कि अरेंज्ड मैरिज वगैरह ज़बरदस्ती करा देते हैं माँ बाप। ऐसा तो लग नहीं रहा, वो तो खुद ही कह रही हो, तो बाप के ऊपर चढ़ी हुई है, मेरा ब्याह कब कराएगा। तुम लोग तो ऐसा कर रहे हो, मत करना। बेबी चाहिए, बेबी चाहिए। पुरुषों के आ रहे हैं उसमें मैसेजेस की, ये एक तो वो आचार्य देख के समझती हैं ज्योतिष का काम होता है, तो इसलिए मेरा बेबी कब होगा बता दो। दीदी वो सिर्फ और सिर्फ तुम पर निर्भर करता है, इसमें कुछ भी मेटाफिजिकल नहीं है। ये एक प्योरली फिजिकल काम है जो तुम करोगी। पुरुषों के आएंगे, वो बेचारों कहेंगे मेरी बीवी है, अभी मैं इतना कमाता भी नहीं, नौकरी परमानेंट नहीं है, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मुझे बेबी चाहिए। ये क्या है, ये क्या है? ये तो रोल रिवर्सल हो गया। इतने सालों तक मैंने आप लोगों से बोला कि लड़की को जबरदस्ती पकड़ के प्रेग्नेंट कर देते हो, यहां तो दूसरा पक्ष भी खुल के आ रहा है सामने। क्या वो उसके पीछे लग गई है कि मुझे जल्दी से बच्चा दो, बच्चा दो? अरे तू क्या, कुछ तुझमें डिफेक्ट है क्या, बेबी क्यों नहीं दे रहा? वो कह रहे हैं मैं न कमाता न धमाता, कहां से बच्चा पालूंगा, ये पीछे पड़ गई। सबको पता होगा, सबके घरों में दीदियां भाभियां हैं। इसका उल्टा तो होता ही है, वो हम जानते हैं, और उसकी बात मैंने बहुत करी है। पर आज चूंकि आप फेमिनिज्म लेके आई तो मैं दूसरा पक्ष भी जाहिर करना चाहता हूं। आपसे पहले उन्होंने चॉइस की बात कर दी थी, तो वहां पर अब सुई अटक गई है कि चॉइस तो तुम्हारी ही है ना। नहीं सर, फेमिनिज्म लाने का रीज़न है बिकॉज अभी रीसेंट, मतलब व्हेन आई वाज लाइक 12th के पहले, व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस टू दीज थिंग्स, देखते हुए फिर खुद ही आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते टाइम, बट मैं अभी जो देख रही हूँ ना, देयर इज़ अ ड्रास्टिक शिफ्ट बिटवीन पीपल मेकिंग दिस वर्ड अ वेरी इनटू अ बैड कोनोटेशन। मतलब जो फेमिनिस्ट वर्ड है उसका जो डिटोरेट इन्होंने करा है इन रीसेंट ईयर्स, जिस तरह से अब हम फेमिनिस्ट को बोलते हैं कि ओ यू आर अ फेमिनिस्ट, तो एक अजम्पशन, एक प्रेजुडिस बन जाता है। बिकॉज बहुत कंटामिनेट कर दिया लोगों ने, एक्सप्लॉइट कर दिया, एक तरह से बोलूँगी कि अब्यूज़ ही कर रहे हैं वर्ड को फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी। इसीलिए इस वर्ड को लाया ताकि आप क्लैरिटी दे पाओ कि अगर मैंने इस पर बोला है ना बहुत कि वास्तविक फेमिनिज्म ये है कि वो
वो फीमेल से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग बन जाए, वो अपने आप को फेमिनिन लेंस से देखना ही बंद कर दे, यही है असली फेमिनिज्म। बस That's it. That is like कोई, ये तो जेंडर वाली बात भी नहीं है. It's like everybody should become बिल्कुल human. नहीं। और देखो एक बात, जैसे जैसे लीगल इन्वायरमेंट हाँ महिलाओं का पक्षधर होता जाएगा, जो कि हो गया है, और टेक हम जानते हैं कि लार्जली जेंडर न्यूट्रल होता है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारी जिंदगियां ज़्यादा से ज़्यादा अब टेक ड्रिवन हैं। एक मोबाइल फ़ोन है, उसको लड़की खरीदेगी लड़का खरीदे, मोबाइल फ़ोन भेदभाव नहीं करता। एक कार है, उसको लड़की चलाए लड़का चलाए, स्कूटी है, नहीं करता। किताब है, उसको लड़की पढ़े कि लड़का पढ़े, नहीं भेदभाव होता वहाँ पर। और अब लीगल प्रोटेक्शन इतना मिला हुआ है, लीगल प्रोटेक्शन तो अब इतना मिला हुआ है कि पुरुष बेचारे कांपने लग गए हैं कि ये दुरुपयोग कर रही है लॉज का। तो अब सवाल बदलेगा, अब सवाल ये बदलेगा कि आपको अगर इतनी सहायक स्थितियां मिली भी हुई हैं, तो उसके बाद भी आप भीतरी तौर पर कैप्चर्ड, कैप्टिवेटेड, गुलाम कैसे हो? So a lot of feminism till now dealt with the external environment and how the other was treating the woman. But because the old waves of feminism have kind of succeeded, therefore feminism will find itself at an unfamiliar crossroads. अब सवाल ये होगा कि बात ये नहीं है how the other is looking at you. अब सवाल होगा कि हाउ इज द वुमन लुकिंग एट हरसेल्फ। पहले तो ये होता था कि पुरुष मुझे हेय दृष्टि से क्यों देखता है, अब सवाल यह है कि तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझती हो। अब ये ज्यादा बड़ा सवाल है, क्योंकि बाहर के सिस्टम्स तो अब धीरे धीरे लार्जली फेयर होते जा रहे हैं। वोट भी दे सकते हो, जो जिंदगी में करना चाहो कर सकते हो, फ्लाइट पे बैठो, जहां उड़ना है उड़ जाओ, जेंडर देख के वीजा नहीं दिया जाता, जो करना है करो जिंदगी में, कौन आपको रोक टोक रहा है। लेकिन अभी भी हम ये पाते ही हैं, और ये बात बड़े अफसोस की है कि महिला भीतर से कमजोर है, अभी भी है। तो अब इस भीतरी कमजोरी का गुनहगार कौन है, ये सवाल है अब फेमिनिज्म के सामने। हाउ इज द वुमन लुकिंग एट हरसेल्फ? And why does she continue to look at herself in historical, traditional, conventional ways? क्यों अभी भी वो उन्हीं बातों को लेकर के चल रही है जो उसे परंपरा और इतिहास ने सिखा दी? उदाहरण के लिए आपने अपने जब पहला सवाल पूछने आई थी तो उसने आपने कहा था कि वो मदरहुड आ जाती है और वो बोलती हैं कि मदरहुड इज जस्ट सो इम्पोर्टेंट। क्या बोला था आपने? जो मदरली गिल्ट होता है, कि मदरली गिल्ट आ जाती है, राइट, मदरली गिल्ट। ये मदरली गिल्ट कहाँ से आ जाती है, मैं समझना चाहता हूँ। दुनिया में इतने पशु पक्षी हैं जिनमें स्तनधारी मैमल्स भी हैं, ठीक है, हमारी प्रजाति के हैं, बंदर भी हैं, और ये सब, उनमें सब में ममता होती है। वहाँ जितनी मादाएं होती हैं सब में अपने शिशुओं के प्रति ममता होती है, ठीक है। लेकिन उन्हें यह भी पता होता है कि भाई 2 महीने 4 महीने का होगा, इसके बाद छोड़ दो। तो जो फिजिकल कंपोनेंट है वो तो 2-4 महीने वाला ही है, चलो साल भर वाला होगा। इंसान के बेबी को थोड़ी ज्यादा लंबी केयर की जरूरत पड़ती है तो साल मान लो। पर यह कैसे हो रहा है कि आपका बच्चा 5 साल का भी हो गया है तो भी आप कह रहे हो मुझे गिल्ट आती है इसको छोड़कर ऑफिस जाने में? ये मामला अब फिजिकल या प्राकृतिक नहीं है, ये मामला साइकोलॉजिकल है। आप कंडीशनड हैं उस मदरली बिहेवियर के लिए, पर आपको लग रहा है कि ये तो मेरा अपना मातृत्व छलछला रहा है। ये आपकी अपनी ममता नहीं है, ये आपको जो परफेक्ट मदर होती है उसकी एक इमेज दे दी गई है कि परफेक्ट मदर तो वो होती है जो 10 साल के बच्चे के लिए भी फुल टाइम मदर बन के रहती है। ये बात है। बच्चे को फुल टाइम आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत कितनी है, इसको ऑब्जेक्टिवली और फैक्चुअली देखिए ज़रा, और फिर आप अपने आप से पूछिए कि अगर वो 5 साल का हो गया है और तब भी मैं कह रही हूँ कि मैं जॉब नहीं करूँगी क्योंकि मैं फुल टाइम इसकी केयर टेकर हूँ, तो इस बात में कितनी सच्चाई है?
कई बार तो बच्चा बिगड़ ही इसीलिए जाता है क्योंकि माँ दिन रात उसके ऊपर चढ़ी हुई है। बच्चा कह रहा है अरे तू जा नौकरी कर ले, मुझे छोड़ दे, मैं बेहतर जी लूंगा। और फिर जब वो 5 साल का गैप ले लेती है, जॉब से ऑप्ट आउट कर लेती है ये बोल के कि मैं तो फुल टाइम केयर टेकर हूं, फिर 5 साल बाद 7 साल बाद जब वो जाती है लेबर फोर्स में वापस, तो वहां उसको लेने वाला कोई नहीं होता। उसकी स्किल्स आउटडेटेड हो चुकी हैं, उसके सीवी में इतना बड़ा गैप है, और अगर अब उसकी री एंट्री होगी भी तो बहुत निचले स्तर पर होगी। अब उसके अहंकार को चोट लगी, कहेगी मैं पहले मैनेजर थी, 5 साल पहले मैनेजर थी, 5 साल बाद अब मैं असिस्टेंट मैनेजर बन के घुसूंगी, तो मैं घुसूंगी ही नहीं। ये पूछिए अपने आप से कि मदरली गिल्ट कोई वास्तविक चीज है या साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है बस? और बहुतों को है, कोई बड़ी बात नहीं। देवी जी जो यहां से गई वो मदरली गिल्ट के मारे ही गई कि घर पे बच्चा है, कहीं रो ना रहा हो, सो ना रहा हो, और ये भी संभावना वो मौज मार रहा था, कह रहा आज ही की रात मिली है। बहाना मत बनाओ बच्चे को जिंदगी से दूर भागने का कि अब तो बच्चा आ गया ना, और इतने बच्चे लाओ मत कि बहाने दर बहाने आपको उपलब्ध होते जाएं कि अभी नहीं, अब पहला बेबी अब सेल्फ डिपेंडेंट हुआ है, लेकिन अब तो दूसरा आने वाला है। क्यों भाई? तो अब ये सब सहानुभूति वगैरह का जो मामला है अब वो बहुत दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल एम्पावरमेंट हो सकता था थ्रू एजुकेशन, थ्रू लेजिस्लेशन, वो हो गया। अब एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उसमें लड़कियां ही ज़्यादा निकल रही होती हैं, तो एक्सटर्नल एम्पावरमेंट तो अब काफ़ी हद तक हो गया भाई। अब तुम ये बताओ कि इंटरनल एम्पावरमेंट की चॉइस कब एक्सरसाइज करने वाली हो? एक्सटर्नली तो समाज और कानून और विधायिका जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया आपके लिए। इंटरनल एम्पावरमेंट तो एक चॉइस होता है ना। तो आप लोग बताइए कि इंटरनली अब आप कब इंडिपेंडेंट होने वाली हैं, क्योंकि वो आपको तय करना है। आप नहीं तय करो तो आप फिर जैसे जैसे चला है परंपरा में वैसे ही चलती रहो। एक्सटर्नली एम्पावर्ड, इंटरनली अ स्लेव, डिसएम्पावर्ड। सर अभी सब आ तो गए हैं गीता सेशन में, काम कर ही रहे, चल रहा है सर, प्रोग्रेस में है। होपफुली चेंज हो जाएगा एक दिन सब कुछ। देखते हैं। हम तो भेदभाव नहीं करते, हम तो कहते हैं पूरा एम्पावरमेंट है। जितनी देर तक बंदे रगड़े जाएंगी उतनी देर तक बंदियां भी रगड़, चलो सब 10-10 बजे तक करो काम। भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। और ये सब खुददार है। हम ये अगर कर भी देना कि नहीं 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 लेडीज जल्दी निकल जाएं, तो खुद ही नहीं मानेंगी। नहीं मानोगे ना, नहीं मानो। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।